भारत के लिए अमेरिका से अच्छी खबर सामने आई है। 26/11 के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिकी के सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। राणा की यह आखिरी याचिका थी जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा फिलहाल लॉस एंजल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। तहव्वुर राणा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में किए गए हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रह चुका है। राणा ने मुंबई पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की न सिर्फ मदद की बल्कि इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा रहा। हमलों से पहले हेडली ने राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का कर्मचारी बनकर मुंबई की रेकी की थी और 26/11 जैसे हमले को अंजाम दिया था, लेकिन अब इसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि उसकी याचिका को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भारत की उम्मीद फिर से जगा दी कि इसके लाने का रास्ता साफ हो चुका। कितनी बार कोशिश की गई लेकिन उसके बाद भी यह हर बार बच जाता था, लेकिन अब जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइनल डिसीजन दे दिया है, जो अमेरिका की जेल में बंद है तहव्वुर राणा की, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, तो अब वो भारत लाया जा सकता है। तो भारत के प्रत्यर्पण पर जो रोक लगाई गई थी जो वो हटा ली गई है। अब रोक की याचिका खारिज कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी खबर अमेरिका से आई है। तो चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। जयपुर बम ब्लास्ट केस में आज कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। जिंदा बम केस में आरोपियों को सजा आज हो सकती है। 4 आरोपियों की सजा पर आज फैसला होगा। दरअसल जिंदा बम मामले में विशेष अदालत आज सजा सुनाएगी। बताते चले कि 2008 में चांदपुर हनुमान मंदिर के बाहर जिंदा बम पाया गया था, जिसमें 4 अभियुक्तों को स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। शहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफुर रहमान को आज सजा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं, जिंदा बम केस में जो आरोपी थे आज उनकी सजा पर फैसला आएगा। और वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद अब कानून बन गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, लेकिन बिल को लेकर अब धमकाने और डराने और भटकाने वाला खेल तेज हो गया है। साथ ही एक सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या वक्फ संशोधन बिल ने मुस्लिम वोटों में बंटवारा कर दिया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। वक्फ का नया कानून बनते ही अब इसे लेकर बंटवारा भी शुरू हो गया है और ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ये तस्वीरें उसी शाहीन बाग की हैं जिस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान देश ही नहीं पूरे दुनिया भर की नजर पड़ी। लेकिन अब इसी शाहीन बाग में बड़ी संख्या में मुसलमान सड़क पर उतरे और वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। न सिर्फ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। बोर्ड बनकर देश भर के मुसलमानों को जो मूर्ख बनाने का काम किया है, उनसे पैसे की उगाही की है, उस पैसे से आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को बचाने का काम किया है और हमेशा देश के विरोध में काम किया है। चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी वो सरकार के खिलाफ थे, अब बीजेपी की सरकार है तब भी वो सरकार के खिलाफ है। आखिर ये किसके साथ है, ये किसके साथ बिके हुए हैं? मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी मुस्लिम संगठनों में बंटवारा हो गया है। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के खिलाफ देश भर में सड़कों पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है और लोगों से जुटने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद सड़कों पर प्रदर्शन के खिलाफ है।
उधर सदन में बिल का विरोध करने वाले विपक्ष में भी दो फाड़ नजर आने लगा है। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल का विरोध करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वक्फ के विरोध पर अब उसका रोल खत्म हो गया और अब वो इस कानून के खिलाफ आगे किसी लड़ाई में शामिल नहीं है। कल से कैंपेन यही शुरू हो रहा है कि इसमें हमारे लोग डोर टू डोर जाएंगे, मुलाकातें करेंगे, समझाएंगे लोगों को और छोटी छोटी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए। नाम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। हमें जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया है। अब हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाने दो। हमने जो कहना था कह दिया और परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारी भूमिका स्पष्ट की है। इस बीच वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला लगातार जारी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों को लिस्टेड करने की एक व्यवस्था है और उसी हिसाब से वक्फ याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की याचिका, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका, MK स्टालिन की पार्टी DMK की याचिका, केरल जमीयतुल उलेमा की याचिका, प्रतिबंधित PFI के सहयोगी SDPI की याचिका, तैयब खान सलमानी की याचिका, अंजुम कादरी की याचिका और इंडिया मुस्लिम लीग की याचिका शामिल है। पूरी तरह असंवैधानिक है। संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सबसे हटाने के लिए सब हुआ है, लेकिन न्यायालय में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर देगा, मेरा भरोसा है। कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है। संविधान के जो अनुच्छेद उनका कोई उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है वक्फ बिल को अमेंड करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्याय के तराजू पे भी ये बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों से लेकर आम मुसलमानों और विपक्ष में विरोधाभास है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नागरिकता संशोधन कानून से लेकर ट्रिपल तलाक तक और आर्टिकल 370 से लेकर UCC तक के वक्त जो नहीं हुआ उसकी शुरुआत अब वक्फ संशोधन कानून के बाद हो गई है। क्या वक्फ संशोधन कानून वर्षों पुराने उस पैटर्न पर सबसे बड़ी चोट है जिसमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट वोट करने की परंपरा चल रही थी, और क्या हर चुनाव से पहले एकजुट होने की अपील और मोदी के खिलाफ एक मुश्त वोट करने वाले मुस्लिम समुदाय के वोटों में अब बंटवारा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वक्फ विधेयक कानून लागू हो गया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर याचिकाएं दायर हो रही हैं, लेकिन बिल के विरोध में सदन से सड़क तक भी हंगामा मचा हुआ है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में कहीं सदन में विधेयक की कॉपी फाड़कर नाराजगी दर्ज कराई गई तो कहीं काला कोट फाड़कर, वहीं किसी ने विधेयक की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया तो कहीं वक्फ बिल का समर्थन करने की सजा घर जलाकर दी गई। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। विधानसभा के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ी गईं। सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग की और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में तब्दील हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि सदन के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ दी गईं। आलम यह था कि विधानसभा में काले कपड़े तक लहरा दिए गए और आखिर में हाथापाई तक की नौबत आ गई।
जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। अब ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंस रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, चाहे वो तमिलनाडु असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हरियाणा असेंबली हो, वेस्ट बंगाल असेंबली हो, उसमें डिस्कशन हुए हैं जबकि बिल पार्लियामेंट में पास हुए। वी आर नॉट challenging the authority of the parliament, but what we are saying is to express our sentiment. देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि करने में बहुत माहिर है, बड़ी फेमस है। आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद ही तुरंत इन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की 370 को रेस्टोरेशन के लिए। जिस 370 को पार्लियामेंट ने धराशायी किया, जिस 370 को कोर्ट ने सेटल किया, उसी प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान संसद ने जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया, राष्ट्रपति महोदया ने इसको अप्रूव कर लिया और ऐसा सुनने में आ रहा है कोई कोर्ट भी चला गया, सब जुडिस भी है। बवाल में राशिद इंजीनियर की पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी कूद पड़ी। पीडीपी ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध तो किया ही, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कटघरे में खड़ा किया। एडजॉर्नमेंट मोशन जो है सबमिट की थी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। हमने एडजॉर्नमेंट मोशन की थी कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है उसको एडजॉर्न किया जाए, उसको जो है मौखर किया जाए और आज जो है वक्फ का जो कानून बना उस पर बहस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एडजॉर्नमेंट मोशंस थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमें जो है अपनी बात रखने का जो है मौका नहीं दिया गया। जो हम चाहते थे कि एक बहस हो, एक डिटेल्ड, एक कम्प्रिहेंसिव बहस हो, और हम चाहते थे कि कम से कम हाउस के थ्रू जो है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस जो है हम अपनी राय दें और अपनी नाराजगी का इजहार करें। ये हमारी पुरखों की, बुजुर्गों की विरासत है और ये मुसलमानों का एक मजहबी मामला है, तो उसमें मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट के बिना, इंक्लूजन के बिना फैसले लेना या कानून पास करना कहीं ना कहीं वो मुदाखलत भी है और कहीं ना कहीं सारे मुस्लिम बरादरी के लोग इस पे नाराज भी है और नाला भी है, खुलकर उन्होंने मुखालफत की है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी विधानसभा में वक्फ पर चर्चा की हिमायत की। नहीं, वो स्पीकर साहब को शायद नहीं मालूम है कि अभी वो पिटीशन एडमिट नहीं हुई है, सो टेक्निकली ये सब जुडिस नहीं है, वो ये कर सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं। उसमें क्या है, इसीलिए तो है ये सदन, हमारा सदन जो है इसीलिए है, चर्चा की जाए, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की जो ओपिनियंस हैं, आप माने न माने वो अलग बात है, लेकिन बोलने पर तो कोई या अपनी राय जाहिर करने पर तो कोई बैन नहीं होनी चाहिए। आप जो बीजेपी के विधायकों का जो हंगामा है, आप उसको गलत ठहराते हैं? बिल्कुल गलत है, क्यों करेंगे वो, बिल्कुल गलत है। वक्फ संशोधन कानून पर विरोध की चिंगारी ने आग का रूप भी ले लिया। मणिपुर के थौबल जिले में वक्फ कानून से गुस्साए उपद्रवियों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के पूरे घर को ही आग के हवाले कर दिया। आग दिल्ली में भी लगी, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कांग्रेस और लेफ्ट समर्थक छात्रों ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और वक्फ विधेयक की कॉपी को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भरतपुर से बड़ी खबर की, करीब 7 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आरबीएम अस्पताल के सामने दुकानों में आग लगी है और आग ने 7 दुकानों को अपनी जद में ले लिया। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। 3 बाइक और करीब 5 से 7 डीप फ्रीज जल गए हैं। लाखों रुपए का अन्य सामान भी जलकर खाक हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये रात की तस्वीरें लगभग बताई जा रही हैं भरतपुर की। जब आग कैसे लगी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन 7 दुकानें बैक टू बैक जलकर खाक हो गई हैं। 3 बाइक इसकी चपेट में आ गई, 5 से 7 डीप फ्रीज इसकी चपेट में आ गए। लाखों रुपए का अन्य सामान भी जलकर राख बताया जा रहा है। करीब आग की लपटें 7 दुकानों तक फैली और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयावह ये तस्वीरें हैं आग की। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। किस वजह से ये आग लगी है, इसकी तलाशी, इसकी कार्रवाई अभी की जा रही है कि क्या कारण था जिस वजह से ये आग लगी। लोगों के दिल का ऑपरेशन किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बाद में जांच में पता चला कि ऑपरेशन करने वाला शख्स लंदन से नहीं आया था, उसकी डिग्री भी फर्जी बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट।
एक डॉक्टर जिसका अलग अलग चेहरा, अलग अलग नाम और एक हाई प्रोफाइल पहचान। लेकिन अब जो भी इसके बारे में जान और समझ रहा है वो हो रहा है बेहद हैरान। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल में चंद महीने पहले पहुंचता है लंदन का एक नामचीन डॉक्टर, दिल की सर्जरी करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट, जिसने 2.5 महीने के भीतर एक के बाद एक कर डाले 15 हार्ट ऑपरेशन। लेकिन इन 15 लोगों में महज 8 लोगों की किस्मत ही अच्छी निकली, जो उनकी जान किसी तरह बच गई। बाकी के 7 लोग इस लंदन वाले डॉक्टर का शिकार बन गए। दिल के डॉक्टर के इलाज ने 7 लोगों के दिल की धड़कनें रोक डाली और उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। CMHO साहब की जांच में और संभावना हो रहा है कि और भी मरे होंगे। तो अभी तक कितनी पुष्टि हुई है? संभावना है 7 की पुष्टि हुई है। 7 मौतें जी। बाकी और कितनी संभावना, कितने लोगों को और ऑपरेट किया? मेरे ख्याल से 10 से 12 होने चाहिए, लेकिन अब ये जांच का विषय है। जांच कमेटी आए, जांच करे और सत्यता को सामने लाए समाज के। जांच हुई तो पता चला कि जिसे लोग लंदन के फेमस डॉक्टर समझ रहे थे वो असल में कोई डॉक्टर था ही नहीं। उसने अपनी पहचान बताई थी, डॉक्टर एन जॉन केम उर्फ नरेन जॉन केम। लेकिन बाद में पता लगा कि वो असल में नरेंद्र यादव था। मरीजों की मौत के बाद जब तक लोग इसका सच जान पाते, ये फरार हो गया। इस मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जांच प्रचलित है और इसलिए इसके अलावा मैं और कोई कमेंट इस पर नहीं करना चाहता। आरोप है कि लंदन के नाम पर नौकरी पाने वाले फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव ने दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच कई हार्ट ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशनों में 7 मरीजों की मौत हो गई। जांच में पता लगा कि मरीजों की मृत्यु एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की वजह से हुई। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र यादव की फर्जी सर्जरी का शिकार बने। ऑपरेशन थिएटर में इस उम्मीद में गए थे कि लंदन वाले डॉक्टर साहब उनके दिल की धड़कनें दुरुस्त कर देंगे, लेकिन फर्जी डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन थिएटर से जिंदा लौटने नहीं दिया। नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच में पता लगा कि ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल में जिस डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर नरेंद्र यादव ने नौकरी पाई थी, जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की। उस डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ब्रिटेन के लंदन में रहते हैं। शिकायत में कहा गया कि उसी फेमस डॉक्टर के नाम के फर्जी दस्तावेज दिखाकर फर्जी डॉक्टर ने नौकरी ली, फिर बिना किसी अनुभव के ऑपरेशन किए। जब तक जांच पड़ताल हुई तो मालूम पड़ा कि ये शख्स असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। इसके असल में डॉक्टर होने की पुष्टि भी नहीं हो रही है। दमोह के मिशनरी अस्पताल में आने से पहले ये शख्स MP के नरसिंहपुर में भी नौकरी कर चुका है और जब वहां बात नहीं बनी तो दमोह आया। इसके स्थायी ठिकाने का भी अब तक पता नहीं लग पाया है। और चलिए अब बात बड़ी खबर की करते हैं। आज से
घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर का दाम 803 रुपए है, लेकिन दाम बढ़ने के बाद यह कीमत 853 रुपए हो जाएगी। अगर हम जयपुर की बात करें राजस्थान के, तो वहां पर गैस सिलेंडर की कीमत अभी 806.5 रुपए है। वहीं 50 रुपए बढ़ने के बाद 856.5 रुपए हो जाएगी गैस की कीमत। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 रुपए हो जाएगी। और इससे पहले सरकार ने पिछले साल महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की थी, लेकिन अब 50 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। जिस कीमत में आप गैस सिलेंडर खरीदते थे, उसमें अब आपको 50 रुपए और देना होगा, यानी कि आपकी रसोई पर थोड़ा सा प्रभाव इस दरमियान पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग शहरों में गैस सिलेंडर की कीमत कितने हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, 803 था पुराना दाम, नया दाम 853। जयपुर में 806 था तो 856 नया दाम हो गया, 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। मुंबई चलिए, मुंबई में 802 रुपए पुराने दाम, 852 नए दाम हो गए हैं। कोलकाता में 829 था तो 879 नया दाम हो चुका है। चेन्नई में 818 था तो नया दाम बढ़कर अब 868 रुपए 5 रुपए हो गए हैं। भोपाल में इसी तरह 808 रुपए थे तो वहीं 858.5 रुपए हो गए हैं। तो ये कुछ शहरों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां पर अब गैस सिलेंडर के पुराने दाम क्या थे और 50 रुपए बढ़ने के बाद अब नए दाम क्या हुए हैं।